नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 365 में। मेरा नाम है चंद्रशेखर उपाध्याय और आप देख रहे हैं हिस्ट्री 365। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज का जो हमारा क्लास है वो हमारा चीनी यात्रियों को जो चीनी विदेशी यात्री भारत में आए हैं प्राचीन भारत में, उनके ऊपर हमारा जो आज का क्लास है वो आधारित है। और हम इस श्रृंखला में सुंग युन और फाहियान के बारे में देख चुके हैं। तो आज का जो हमारा क्लास है वो हमारा हेंग स्वांग के ऊपर आधारित है। यानी कि जो हेंग स्वांग है यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि चीनी यात्रियों में फाहियान, हेंग सांग और सुंग युन और एक है जो इंपॉर्टेंट है, वेंग सॉन्ग। तो आज हम वेंग सॉन्ग के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये भारत आते कब है। तो इनका जो भारत आने का समय है वो हमें 629 ईसा पूर्व माफ कीजिएगा 629 ईस्वी है इनका भारत आने का समय का जो समय है वह 629 वर्ष है। 629 ईस्वी में भारत आए थे। जब यह भारत आते हैं तो उस समय भारत पर किस राजवंश का अगर हम देखें तो शासन था, तो आप देखेंगे कि हर्षवर्धन का उस समय शासन था। यानी कि जब हेंग सांग भारत में आते हैं तो सांग भारत आते हैं तो हर्षवर्धन का शासन काल था। उस समय भारत में हर्षवर्धन का शासन काल था। हर्षवर्धन का शासन था। उसके बाद हम देखते हैं कि यह जो भारत में आते हैं तो यह भारत आते हैं तो किस मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो आप देखेंगे कि रेशम मार्ग का यह अनुसरण करते हुए भारत में आते हैं। यह भारत में रेशम मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस मार्ग का अनुसरण करके यह भारत में आते हैं। आपको बता दूं कि जो रेशम मार्ग है ये प्राचीन काल में, यानी कि आप देखेंगे प्राचीन काल में जो भारत के साथ और जो चीन के साथ और जो तमाम देशों के साथ एक जो रेशम का उस समय आप देखेंगे कि कारखाना था। भारत में तो सूती वस्त्र का ज्यादा प्रचलन था, लेकिन प्राचीन काल में चीन में सबसे पहले हमें रेशम वस्त्रों का जो है वो वर्णन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हमें जो चीनी थे वो विदेशों में, यानी कि जो चीन के नागरिक हुआ करते थे, व्यापारी हुआ करते थे, वो विदेशों में अपने यहाँ के जो रेशम थे उसका जो है वो प्रचलन विदेशों में किया करते थे। तो सबसे पहले हमें जो रेशम का प्रचलन देखने को मिलता है वो चीन से देखने को मिलता है। हालांकि सूती वस्त्र जो है वो भारत में ही सबसे पहले देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो रेशम का है इसी को, यानी कि जिस मार्ग से उनका व्यापारिक मार्ग हुआ करता था, यानी कि जो जिस मार्ग से वो अपना व्यापार किया करते थे उसी मार्ग को रेशम मार्ग कहा जाता है। तो उस मार्ग का ये अनुसरण करके भारत में आए थे। और एक बात आपको बता दूं कि जो हेंग स्वांग थे ये स्थल मार्ग से, यानी कि थल मार्ग से भारत में आए थे और थल मार्ग से ही वापस गए थे। लेकिन आपको बता दूं कि जो इससे पहले, यानी हमने फाहियान के बारे में पढ़ा था, जो फाहियान के बारे में हमने पढ़ा था, तो हमने देखा था कि वो आए तो थे स्थल मार्ग से, लेकिन जब गए थे तो वो जल मार्ग से होते हुए गए थे, यानी कि जल मार्ग से गए थे। तो ये कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है वो आपको टीजीटी और पीजीटी का है। यानी कि ये जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया ये टीजीटी और पीजीटी का है। तो वो किस मार्ग से आए थे, यानी कि किस मार्ग से आए थे और किस मार्ग से गए थे, इसका जो अनुसरण है वो हमें देखने को मिलता है कि इन्होंने किस मार्ग का अनुसरण किया था। तो इन्होंने रेशम मार्ग का अनुसरण किया था और स्थल मार्ग से आए थे। यह स्थल मार्ग से आए थे और स्थल मार्ग से ही गए थे। इनके बारे में यह भी जानकारी देखने को मिलती है कि यह भारत में आए थे तो यह भारत में खोज के कारण आए थे। यानी कि इन्होंने उनका जो भारत का दौरा हुआ था, इन्होंने, आपको पता है कि यहाँ पे यह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। सबसे पहली बात आप जानते हैं कि हेंग स्वांग और फाहियान, यानी कि जितने भी चीनी आए हैं भारत में, चीनी यात्री भारत में आए हैं, उनमें हमें ज्यादातर यही देखने को मिला है कि वह
बौद्ध धर्म के यानी प्रचार किस प्रकार से हुआ था, बौद्ध जो महात्मा बुद्ध थी उनकी जन्मभूमि कैसी है, और यहाँ के बारे में जानने के लिए उन्होंने कहाँ पे ज्ञान प्राप्त किया था, कहाँ पे, यानी कि इन्होंने तमाम जगहों का जो है वो इन्होंने किया था, दौरा किया था। यह देखो पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, गया, वाराणसी, वाराणसी, गया और श्रावस्ती, अवंती, वंती, ताम्रलिप्ति, सॉरी ये ताम्रलिप्ति में नहीं गए थे, यह गए थे वहां नालंदा, नालंदा विश्वविद्यालय में गए थे। ऐसे आदि जगहों पर ये इन्होंने भारत में यात्रा किया था, पर यह दक्षिण भारत में नहीं गए थे। वेंगसांग दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में नहीं गए थे, नहीं गए थे। एक बात और आपको बता दूं कि मैंने जब फाहियान के बारे में बताया था तो मैंने आपको बताया था कि फाहियान दक्षिण भारत जो थे वो गए थे, तो वो जो हेंगसोंग थे, यानी कि जो हेंगसोंग थे, जो फाहियान थे वो दक्षिण भारत नहीं गए थे, और यह जो थे यह दक्षिण भारत तक गए थे, यानी कि यह जो थे हेंगसोंग थे यह दक्षिण भारत गए थे, यह दक्षिण भारत गए थे, हेंगसोंग दक्षिण भारत गए थे। और जो फाहियान थे, यानी कि जो मैंने फाहियान के बारे में बताया, तो वो जो थे वो दक्षिण भारत नहीं गए थे, तो आप इस बात को नोट कर लीजिएगा। मैंने उस क्लास में आपको बताया था ये दक्षिण भारत में गए थे और वो दक्षिण भारत में नहीं गए थे। तो फाहियान के बारे में और हेंगसोंग के बारे में एक चीज जो है वो आपको ध्यान में रखना है। और इसी मार्ग का, यानी कि जिस मार्ग से ये आए थे वेंगसोंग, जिस मार्ग से आए थे इसी मार्ग का अनुसरण कनिंघम ने किया था। डॉक्टर कनिंघम ने किया था। इनके बारे में ये भी जानकारी देखने को मिलती है कि जो डॉक्टर कनिंघम थे इन्होंने इनके मार्ग का अनुसरण किया था और ठीक ठीक पता किया था कि ये किस मार्ग से आए थे या किस मार्ग से गए थे। तो इन सभी बातों का जो वर्णन है हमें इसमें देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे कि इनकी जो किताब का नाम है वो हमें सी क्यों की देखने को मिलता है। इनकी जो किताब है वो हमें सी क्यों की देखने को मिलता है। इनकी पुस्तक का नाम सी क्यों की था। इसमें हमें इनके बारे में तमाम जो जानकारी है, वर्णन है, वो सारी इसमें देखने को हमें मिल जाती है सी क्यों के बारे में। अब हम देखेंगे कि जब ये भारत में आए थे तो उस समय जब ये भारत में आते हैं तो उस समय जो था उस समय इनके यानी कि चीन में उस समय कर्फ्यू लगा था। यानी कि जैसे कि हम देखेंगे कि हमारे भारत में एक बार कोरोना काल में लॉकडाउन लगा था, तो ये कोरोना का जिस तरफ से हमारे भारत में लॉकडाउन लगा हुआ था उसी तरफ से इनके राज्य में यानी कि चीन में जो है वो लॉकडाउन लगा हुआ था। और यहाँ से विदेशों में जाना जो था वो निषेध था, यानी कि विदेशों में जाना मना था। लेकिन यह वहां से चुपके से आते हैं, यानी कि चोरी से यह चीन से निकलते हैं रात के अंधेरे में। जो चीन की बॉर्डर है, उस समय बॉर्डर तो नहीं हुआ करता था, तो उस बॉर्डर को ये डाकते हैं, वहां से आते हैं और डाक करके जब यहाँ आते हैं तो यह यहाँ पर हर्ष के दरबार में आते हैं। लेकिन जब यहाँ से जब जाते हैं तो यह हर्ष के दरबार से इनका एक सेवक था हर्ष का, यानी कि जो सम्राट हर्ष थे उनका एक सेवक था जिसका नाम था उदिता, वो इन्हें छोड़ने जाता है, यानी कि वो इन्हें इनके सीमा तक छोड़ने जाता है। लेकिन जब ये चीन में पहुंचते हैं तो इनका भव्य स्वागत जो है वो हुआ था, यानी कि जब ये यहाँ से वहां पे जाते हैं तो इनका जो वहां के जो शासक थे उन्होंने इनका जो भव्य स्वागत था वह किया था। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में ये जानकारी देखने को मिलती है। तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए क्योंकि ये काफी ज्यादा बड़ा था, तो मैंने आपको ऐसे ही बताने का जो है वो प्रयास किया।
एक चीज आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन से टीजीटी पीजीटी का क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया है कि हेंग स्वांग को छोड़ने के लिए कौन गया था, तो वहां पे उदिता हमें नाम देखने को मिलता है। तो आप याद कीजिएगा कि उदिता हेंग स्वांग को उदिता ने चीन के सीमा तक छोड़ा था, यानी जो चीन का सीमा था वहां तक उदिता ने इसको छोड़ा था। तो इन जो उदिता का नाम ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है, कई बार ये पूछा गया है, तो मैंने इस प्रकार से आपको बताने का प्रयास किया है। अब हम देखेंगे कि ये हर्षवर्धन के शासक काल में आते हैं, लेकिन हर्षवर्धन से सबसे पहले मिलते कहाँ है, ये भी टीजीटी पीजीटी का सवाल है। कई बार ऐसे पूछा गया है कि जो हर्ष से सबसे पहले हेंग स्वांग कहाँ पर मिला था, तो आपको बता दूं कि हेंग स्वांग सर्वप्रथम बंगाल में मिला था। कई जगहों पे हमें देखने को मिलता है कि कितने लोग कह देते हैं कि उज्जैन में मिला था, तो आप इस चीज से रहिएगा, अनभिज्ञ मत रहिएगा। जो बंगाल था उस समय ये वहां पे यात्रा के दौरान में गए थे, यानी कुछ यात्रा का कार्य था, वहां पे यात्रा करने गए थे, तो यहीं पे सबसे पहले हेंग स्वांग जो है वो हर्ष से मिलता है। हर्ष से सर्वप्रथम हेंग स्वांग जो है सर्वप्रथम हर्ष से बंगाल मिलता है। तो मैंने यहाँ पे हर्षवर्धन का नाम नहीं लिखा है, तो आप लिख लीजिएगा हर्षवर्धन का नाम, आप जानिएगा कि हर्षवर्धन से यह बंगाल में मिला था, तो आपको इस बात का नोट करना है। लेकिन एक बात और आपसे पूछी जाती है कि जब हेंग स्वांग नालंदा जाता है, तो यहाँ पे कामरूप का जो शासक है, जो कामरूप का हमें शासक देखने को मिलता है, वह यानी कि जो नालंदा विश्वविद्यालय थी वहां पर कौन समय जो था वो नियुक्त था। तो आप देखेंगे कि ऐसा हमें देखने को मिलता है कि उस समय शीलभद्र नामक एक अध्यक्ष थे जो वहां पे नियुक्त थे नालंदा में। यानी कि जब यह नालंदा में जाते हैं, हेंग स्वांग जब नालंदा में जाता है, हेंग स्वांग जब नालंदा में जाता है, तब वहां का शासक, वहां का अध्यक्ष, सॉरी माफ कीजिएगा, वहां का अध्यक्ष होगा, वहां का अध्यक्ष शीलभद्र था। यह जो क्वेश्चन है शीलभद्र था, यह जो क्वेश्चन है ये यूजीसी नेट का है। आपको इस बात को भी नोट करना है कि यूजीसी नेट में यह क्वेश्चन जो है शीलभद्र वाला ये पूछा गया है कि उस समय शीलभद्र था। एक चीज और आपको बता दूं कि एक कामरूप के शासक थे भास्कर वर्मा, हमें कामरूप के शासक भास्कर वर्मा है जो कि हेंग स्वांग को अपने यहाँ पे आमंत्रित करते हैं कि आप आइए। जब यह नालंदा जाते हैं तो भास्कर वर्मा इन्हें अपने यहाँ पे आमंत्रित करते हैं, लेकिन जो हेंग स्वांग थे ये इनके दरबार में नहीं जाते हैं, यानी कि इनके दरबार में जाने से मना कर देते हैं साफ साफ, और कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे। एक बात और आपको बता दूं कि हेंग स्वांग का ही वर्णन हमें देखने को मिलता है कि महात्मा गौतम बुद्ध के 400 वर्षों बाद कनिष्क नामक शासक भारत पे राज्य करेगा, ऐसा वर्णन हमें देखने को मिलता है। सांग का वर्णन है कि गौतम बुद्ध के मृत्यु के 400 वर्षों बाद 400 वर्षों बाद जो है कनिष्क नामक शासक होगा, नामक शासक शासन करेगा, ऐसा हमें वर्णन इनके बारे में देखने को मिलता है कि यह ऐसा कहते हैं, इनका वर्णन है। और इन्होंने मध्य देश का जो है वो भी वर्णन किया है कि इन्होंने यानी कि इन्होंने सिंधु देश को जो है वह शूद्रों का देश कहा है।
इन्होंने सिंधु प्रदेश को, यानी कि जो सिंधु प्रदेश थे उसको, शूद्रों का जो है वहाँ पे जो शासक था वो एक शूद्र था, यानी कि जो वहाँ पे राजा के रूप में शासक था वो शूद्र था। तो ऐसा वर्णन हमें देखने को मिलता है कि इन्होंने कह सकते हैं कि मद्र के शासक कह सकते हैं। तो इन्होंने ऐसा, इनका वर्णन है कि मद्र का कह सकते हैं कि वहाँ का जो शासक था वह सिंधु देश का जो शासक था, यानी कि जो सिंधु प्रदेश था वहाँ के जो शासक थे वह शूद्र थे। सिंधु प्रदेश के शासक शूद्र थे, शूद्र थे। इस प्रकार से हमें इनके बारे में एक और अब बात मैं आपको बता दूं कि इनका ऐसा वर्णन है कि भारत में जो विधवा पुनर्विवाह था ऐसा प्रचलन था, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, और कह सकते हैं कि जो शूद्र थे उनको कृषि करने का जो है वो अवसर था, यानी कि जो शूद्र थे उनको कृषि करने की अनुमति थी। शूद्रों को कृषि करने की अनुमति थी और विधवा पुनर्विवाह था, वह पुनर्विवाह था और सती प्रथा नहीं थी। सती प्रथा नहीं थी, सती प्रथा का वर्णन हमें देखने को नहीं मिलता है। और इनके बारे में ऐसा वर्णन देखने को मिलता है कि जो शूद्र थे वह मुख्य रूप से कह सकते हैं कि कृषि करते थे, कृषि भी कर सकते थे, उनको कृषि में हक भी मिलता था, यानी कि जो उनका अधिकार था वह भी देखने को मिलता है। हम चाणक्य का जो जब पढ़ते हैं तो चाणक्यों के बारे में जब चाणक्य की नीति के बारे में पढ़ते हैं अर्थशास्त्र में, तो हम देखते हैं कि वहां पे भी हमें ऐसा वर्णन देखने को मिलता है कि जो शूद्र थे उनको कृषि करने का और सैनिक के रूप में कार्य करने का जो है वो अवसर प्राप्त था। और यहाँ के जो शासक थे, यानी कि जो शासक थे उनकी जो अंगरक्षिका के रूप में है वह महिलाएं जो थी वो कार्य करते थे। तो ऐसा हमें वर्णन देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं कि हेंग स्वांग के बारे में। तो हेंग स्वांग को कह सकते हैं नीति का पंडित कहा जाता है। हेंग सांग को नीति का पंडित कहा जाता है। इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है। इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है। इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है। और इनके बारे में एक चीज और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनको शाक्य मुनि कहा जाता है और इनको चीनी यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। इनको चीनी यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में जो तमाम बातें हैं वो देखने को मिली। इस आज का जो क्लास था वो हमारा हेंग स्वांग के ऊपर आधारित था। हमने हेंग स्वांग के बारे में जो बातें थी वो देखी कि हेंग स्वांग ने किस प्रकार से क्या क्या किया था, और इनके बारे में और जो बातें थी वो मैंने आपको सारी बातें बताई थी कि इन्होंने क्या क्या किया था, इन्होंने कहाँ कहाँ की यात्रा की थी, और उसके बाद यह इसी मार्ग से यानी कि थल मार्ग से जब अपने देश को वापस चले जाते हैं और इनको छोड़ने के लिए जो उदिता है वह जाते हैं। इनकी तमाम हमें उपाधियां देखने को मिलती हैं कि ये इन्हें नीति का पंडित भी कहा जाता है, इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है और इन्हें चीनी यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। ये चीजें जो है वो आपको जानकारी के लिए, इसलिए मैंने तीनों चीजें एक जगह पे रखी ताकि आपको समझने के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सके। मैंने इनका समय बताया। ये आते हैं भारत में 629 ईस्वी में भारत में आते हैं। उस समय भारत का जो शासक था वह
हर्षवर्धन के रूप में हर्षवर्धन जो थे उस रूप में कार्य कर रहे थे, शासक के रूप में कार्य कर रहे थे। कह सकते हैं कि कन्नौज में इनका शासन था। इनकी 2 राजधानियां थी, हमें देखने को मिलती है, कन्नौज में भी देखने को मिलती है और उज्जैन में देखने को मिलती है। और उसके बाद हम देखेंगे कि जब ये पहली बार इनसे मिलते हैं तो वो वहां का शासक उस समय वो बंगाल के शासक के रूप में बंगाल में यात्रा करने के रूप में गए थे। तो आज की जो हमारी क्लास है यहीं तक रहेगी और आगे की जो हमारी क्लास होगी और भी हमारे जो चीनी यात्री हैं उनके ऊपर आधारित रहेगा। तो आज की जो हमारी क्लास है यहीं तक रहेगी। चलते हैं, जय हिंद।